आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें पूछा गया कि हाइगेन्स का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार एक संकरी स्लिट है ना, संकरी स्लिट जिस पर एकवी प्रकाश स्रोत यानी कि सिंगल वेवलेंथ का आने वाला संक्रापुंज अभिलंबित रूप से आपतित होता है, के कारण पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहला तो क्या हाइगेन का सिद्धांत लिखना है आपको। दूसरा है कि हाइगेन का सिद्धांत का प्रयोग करते हुए आपको विवर्तन प्रतिरूप इसको समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हाइगन के सिद्धांत की। भाई हाइगन का सिद्धांत है क्या बेसिकली आपके पास, तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हाइगन हाइगन सिद्धांत ये क्या होता है बेसिकली हाइगन का सिद्धांत। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आपके पास जो प्रकाश है यानी कि लाइट है ना, जो आपके पास प्रकाश है इसको लाइट कहते हैं अपन। तो हाइगन का सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रवृत्ति पर तरंग प्रवृत्ति पर आधारित है। यानी कि हाइगन ने प्रकाश को तरंग माना कि ये तरंग की प्रवृत्ति होती है इसके पास, है ना। जैसा कि न्यूटन ने तो कहा था कि आपके पास जो प्रकाश है वो कण की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जो हाइगन है उसने कहा कि प्रकाश आपका तरंग प्रवृत्ति को दर्शाता है। और जो आपके पास प्रकाश होता है जिसमें आपको अलग अलग रंग दिखाई देते हैं साथ, तो उसने ये भी कहा कि जो प्रकाश है जो इसके अलग अलग जो कलर दिख रहे हैं, तो उसने कहा कि सभी कलर की आपके पास जो तरंग रूप है तो कोई ना कोई तरंग दैर्ध्य होगी, तो सभी कलर की तरंग दैर्ध्य अलग होती है। और ये किसी माध्यम में है ना, और वहां पर माध्यम बताया गया ईथर कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक माध्यम है जिसको ईथर कहा उसने। और काफी क्या होता है ये इलास्टिक कह रखा है उस माध्यम के लिए भी, यानी कि यहाँ पे भी ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है ना। तो इस तरीके से कुछ था आपके पास हाइगन का कि प्रकाश आपका तरंग नेचर तरंग प्रवृत्ति दिखाता है, और जो किस तरह से आगे बढ़ता है उसके बारे में सब बताया। कुछ चीजें डिफाइन की गई यहाँ पर, तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हाइगन के सिद्धांत की, और वहां से जो चीजें आती है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या कह रखा है कि प्रकाश के तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए स्रोत की तरह व्यवहार करता है, अर्थात तरंगाग्र का हर बिंदु नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश सभी संभव सभी दिशाओं में गति करता है। और इस नए तरंग स्रोत को द्वितीय स्रोत कहते हैं। ध्यान रखना, द्वितीय स्रोत, या फिर आप क्या कहोगे द्वितीय स्रोत। और इससे नई तरंग निकलती है, उन्हें द्वितीय तरंगिका कहते हैं। ठीक है ना, द्वितीय तरंगिका कहते हैं। और ऐसे ही प्रकाश आपका आगे चलता रहता है। तो यहाँ पर जो दो तीन वर्ड आ रहे तरंगाग्र, है ना, और क्या नाम है आपके पास द्वितीय स्रोत और तरंगिका, ये सारी चीजें क्या होती है इसको समझते हैं। पहले सिंपल डायग्राम से देखते हैं एक बार कि क्या है, फिर आपको डायग्राम क्लियर डायग्राम से पूरी इसकी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से हाइगन का सिद्धांत काम करता है। तो हाइगन का सिद्धांत ये तो बता दिया कि प्रकाश के तरंग प्रवृत्ति पर आधारित है। तो क्या क्या कहता है हाइगन कि अगर आपके पास कोई भी स्रोत है ना, तो इससे क्या होता है, जो यहाँ लिखा है तरंगाग्र, है ना, तो इससे क्या होता है कि आपके पास जैसे ही कोई भी स्रोत लिया प्रकाश का, तो ये क्या कहता है कि आपके पास जो तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, और इन तरंगाग्र पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर फिक्स है कि कोई ना कोई कण होंगे या बहुत सारे कण होंगे। ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे, नए स्रोत की तरफ व्यवहार करेंगे और नया आपके पास तरंगाग्र मिलेगा। ठीक है, तो इसको डिटेल से और समझने के लिए और क्या क्या कहा गया कि जो आपके पास स्रोत है, तो इससे जो ऊर्जा निकलती है वो सभी दिशाओं में बराबर निकलती है। ठीक है ना, अपने यहाँ पर तो केवल अपन आगे की ओर का बता रहे हैं, है ना। मान लीजिए बिंदु स्रोत है, तो इससे जो आपके पास तरंगिका सॉरी ऊर्जा निकलेगी वो सभी दिशाओं में बराबर समान रूप से निकलेगी। तो ये जो पहले ये बना रखा है यहाँ पर ये, इनको इसने क्या कहा तरंगाग्र कहते हैं, है ना। और उसकी डेफिनेशन देना चाहें तरंगाग्र की, क्या कहता है ये कि सभी ऐसे बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिन पर जितने भी कण हैं सभी का क्या होगा कला यानी कि फेज एक समान हो। सभी का फेज क्या हो, एक समान। जैसे आप पानी में पत्थर डालते हो तो आपको दिखता होगा उसके आसपास वेव बनने लग जाती है, तरंगे बनने लग जाती हैं। ठीक है ना, और यहाँ से क्या होगा, नई तरंगे फिर से और बनने लग जाती है। तो आपका जैसे जैसे ये सिस्टम आगे चलता है तो आपको नई नई तरंगे दिखती हैं।
पर यहाँ पर ऊर्जा की हानि होती है, इसलिए तरंगे आके जाके खत्म हो जाती है। और प्रकाश के स्रोत में आपके पास जो माध्यम है, जो ईथर लिया गया, उसकी वजह से कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं होती। ठीक है, तो इसको एक डायग्राम से और समझते हैं। आपका डायग्राम है ना, तो यहाँ देखो ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये आपके पास स्रोत हो गया। तो इससे जो प्रकाश है या बोलते ऊर्जा हर दिशा में समान रूप से निकलती है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो तरंगाग्र है ना, जिसको वेव फ्रंट कहते हैं, वो बने हुए हैं और ये कैसे हैं, गोलाकार यानी स्फेरिकल। तो सबसे पहले जो तरंगाग्र वर्ड आया था आपके पास शब्द, क्या कहा था कि यहाँ पर क्या होगा, ऐसे बिंदुओं को जोड़ने वाली लाइन जिसका तला या बोलते जिसका फेज क्या हो एक समान हो। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले इस ए की बात करते हैं ना, इस ए को क्या कहा उसने, तरंगाग्र का आपके पास। ठीक है, क्या क्या कहा इसको, तरंगाग्र, और जिसको कहते हैं वेव फ्रंट। ठीक, तो क्या कहा उसने कि जो प्रत्येक तरंगाग्र पर जितने भी बिंदु होते हैं, यहाँ पे तो एक दो तीन चार ही ले रखे हैं, बहुत सारे बिंदु होंगे। तो प्रत्येक बिंदु नए स्रोत की तरह व्यवहार करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बिंदु ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, इस तरीके। तो यानी कि तरंगाग्र पर प्रत्येक बिंदु नए स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे और खुद का एक नया तरंगाग्र उत्पन्न करेंगे। तो ये जो तरंगाग्र पर बिंदु स्रोत है, इसको ही क्या कहा उसने, द्वितीय स्रोत का। यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पे द्वितीय स्रोत। और इससे जो नई तरंग मिलती है, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर ये माध्यम में चल रहा है ना, और इसकी स्पीड किसके बराबर होगी, जो बताइए, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर यानी सी के बराबर। ठीक, तो किसी भी टाइम टी पर क्या होगा, आपके पास दूरी हो जाएगी, वो हो जाएगी सी टी। तो दूरी क्या होती है, 4 गुना समय। यानी कि मान लीजिए ये इस तरीके से सी टी, सभी क्या चलेंगे, बराबर दूरी चलेंगे। ठीक, इस तरीके से। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन दिख रही है आपको, इसको कहा गया वेवलेट यानी कि तरंगिका। क्या कहा गया इसको, तरंगिका। अब जैसे ये तरंगिका मिली, तो वापस आप इसको ढंग से देखोगे तो आप इसको वापस क्या कह सकते हो, तरंगाग्र कह सकते हो, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें जितने भी कण होंगे वो नए स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे और फिर से यही जो प्रक्रिया दिख रही है आपको, फिर से मिलने लग जाएगी, दोबारा रिपीट हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, प्रकाश तरंगाग्र से तरंगिकाएं और फिर तरंगिकाओं से तरंगाग्र, इस तरह से आपका प्रकाश आगे की ओर चलता रहता है। यहाँ पे भी एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये ए पॉइंट है, ये आपके पास क्या हो गया, वेव फ्रंट है, तरंगाग्र हो गया। इसमें भी बिंदु होंगे बहुत सारे, यहाँ पे भी कुछ ही बिंदु ले रखे हैं। तो ये बिंदु नए स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे और खुद का नया तरंगाग्र उत्पन्न करेंगे। या फिर बोल दे कि यहाँ से जो ऊर्जा निकलेगी सभी दिशाओं में समान रूप से निकले, संभव दिशा में। ठीक है, तो क्या क्या अपन है, जिनका फेज, जिनकी कला या बोल दें आपके पास ये, इनको जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगी वापस, तरंगिका बन जाएगी आपके पास, जिसको वेवलेट कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, तरंगिका। और तरंगिका पे फिर नए स्रोत होंगे, वो नए तरंगाग्र के रूप में कार्य करेंगे और नया क्या करेंगे, तरंगिका बना देंगे, नई तरंग बना देंगे। इस तरीके से क्या होता है, ये तरंगाग्र और तरंगिकाएं बनती हुई जाती है और आगे की ओर आपका प्रकाश जाता रहता है। तो इस तरह से प्रकाश का संचरण होता है, किसके अंदर, वेव नेचर से, बोल सकते हो आप तरंग प्रवृत्ति से। और दिशा के लिए क्या करते हैं, जो ये आपके पास तरंगाग्र दिख रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, दिशा हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। ठीक है, तो ये हाइगन का सिद्धांत था। अब इसमें दूसरा पार्ट पूछा आपसे कि सिद्धांत का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार एक संकरी स्लिट, जिस पर एकवी प्रकाश स्रोत से आने वाला एक संकरापुंज अभिलंबित रूप से आपतित होता है, कोमा के कारण पर्दे पर एक विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो आपका जो विवर्तन प्रतिरूप है ना, उसके बारे में पूछा हुआ है कि विवर्तन प्रतिरूप जो मिलता है उसको हाइगन के सिद्धांत से समझाना है आपको। ठीक है, तो बात कर लेते पहले विवर्तन की, कि जैसे सिंपल डेफिनेशन देना चाहे अपन विवर्तन की, भाई विवर्तन क्या होता है आपके पास। ठीक है ना, तो विवर्तन बेसिकली है क्या आपके पास, कि जैसे सिंपल सा एक समझते हैं यहाँ पर, कि मान लीजिए आपके पास ये कोई स्लिट है आपके पास, ध्यान रखना ये बहुत ही छोटी डायमेंशन है इसकी, यहाँ पर समझाने के लिए बना रहे हैं। और यहाँ पे मान लीजिए प्रकाश गिर रहा है, और किस तरीके से गिर रहा है, लंबवत गिर रहा है। यानी कि जो तरंगिकाएं होंगी या तरंगाग्र होंगे वो आपके कुछ इस तरीके से होंगे, है ना, जिनको समतल तरंगाग्र कहते हैं अपन, प्लेन वेवफ्रंट। तो प्रकाश क्या होगा, इनके लंबवत चलेगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि इसकी दिशा क्या होती है, इसके लंबवत होती है। आगे आपने एक स्क्रीन रख दी, तो अगर मान लें प्रकाश का कण की प्रवृत्ति होती तो आपको जो प्रकाश है वो इस पर्दे पर, केवल इस पर्दे पर यहीं दिखाई देता। लेकिन ये मैंने कहा ये बहुत छोटी होती, तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या कहता है कि प्रकाश आपको यहाँ ना मिलके आगे भी मिलता है।
यानी कि इस रीजन के अलावा भी आपको यहाँ पर भी प्रकाश मिलता है, और इधर जाओगे थोड़ा सा यहाँ पर भी प्रकाश मिलता है, यानी कि प्रकाश क्या हो गया, फैल गया आपके पास। ठीक है, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं अपन, विवर्तन। यानी कि जब भी प्रकाश किसी भी संक्रिय पुंज से निकलता है तो वो पुंज के जो कोने वहां से मुड़ जाता है। ठीक है ना, इस चीज को, तो ये विवर्तन कहलाता है। और आपको जो विवर्तन प्रारूप मिलता है किसी भी स्क्रीन पर, दो तरह के विवर्तन होते हैं आपके पास। एक तो फ्रेस्नेल होता है, एक फ्राउनहोफर होता है। तो बेसिकली दोनों में जो पर्दे पर आपके पास मिलता है, जो भी व्यतिकरण सॉरी विवर्तन प्रतिरूप मिलता है उसकी व्याख्या करनी है। तो पहले देख लेते हैं कि भाई आपका जो पर्दे पर जो प्रतिरूप मिलता है वो किस तरीके से होता है, एक बार समझने के लिए बना लेते हैं, है ना। ये इस तरीके से मिलता है आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको विवर्तन मिलता है। यहाँ पर देखो, रोशनी ज्यादा दिखाई देगी, इनकी आवृत्ति ज्यादा है, फिर कम होती जा रही है, फिर कम होती जा रही है। तो पर्दे पर जो आपके पास रिजल्ट आता है वो इस तरीके से दिखाई देता है। ये केवल आवृत्ति के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, परिमाण की, है ना। अब जैसे अब इसको समझते हैं कि किस तरीके से बनता है, ये क्यों बनता है, यहाँ पे ज्यादा लाइट दिख रही है, यहाँ पे कम दिख रही है, फिर कम होती जा रही है। तो आपके पास एक डायग्राम बनाते हैं सिंपल पहले, है ना। और कौन सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, फ्राउनहोफर। ठीक है, तो विवर्तन को समझाना है आपको। तो फ्राउनहोफर के अंदर क्या क्या होता है कि मान लिया आपके पास एक स्रोत है, और कौन सा बिंदु स्रोत है। ठीक है, और इसके आगे आप क्या रख देते हो, एक लेंस रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका अरेंजमेंट देख लेते हैं, लेंस रख देते हैं। और इस वाले से मान लो इसकी सेंटर लाइन भी बना लेते हैं एक साथ ही, काम आएगा आपके पास आगे। ठीक, तो आपके पास जो ये लेंस दिख रहा है ना, इसकी मान लीजिए फोकस, ये लेंस 1 है, और इसका फोकस बोल देते हैं F1 है। तो ये जो स्रोत है इस लेंस से कितनी दूरी पर रखा होता है, इसके फोकस के बराबर। तो फोकस के बराबर रखने से क्या होगा, जो भी तरंगिकाएं यहाँ से निकलेंगी आपके पास, है ना, और उससे और तरंगिकाएं कैसे निकलेंगी आपकी, जैसे स्फेरिकल निकलेंगे, यानी कि वृत्ताकार। ठीक, तो अब आपके पास यहाँ से जैसे मैंने बोल दिया क्या निकल रही है, तरंगिकाएं, और वहां से प्रकाश इस तरह से गति कर रहा है। ठीक है क्या, इस तरीके से गति कर रहा है। तो जो आपके पास क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी स्रोत है जिससे लाइट आ रही है ना, और वो किसी लेंस पर उसकी फोकस दूरी के बराबर दूरी से आ रही है, तो लेंस से निकलने के बाद वो कैसे हो जाती है आपके पास, यानी कि आपके पास जो लेंस से निकलने के बाद ये जो लाइनें हो जाएंगी, यानी कि जो प्रकाश है वो आपका सीधी रेखा में चलेगा ऐसे। ठीक है ना, इस तरीके से सीधी रेखा में चलता है। ठीक, और काफी आगे जाके क्या होता है आपके पास, एक स्लिट रख देते हैं। स्लिट का मतलब बहुत ही संकरी दे रखी है आपको, संकरी स्लिट होती है इस तरीके से, मान लीजिए बहुत ही। ठीक है, एक यहाँ पर और यहाँ, इसमें क्या है आपके पास, इन दोनों के बीच में मान लीजिए दूरी बोल देते हैं अपन, ए दूरी है। ठीक है, कितनी दूरी है, ए दूरी है आपके पास। और इस ए का मान ध्यान रखना बहुत ही कम होता है, जो आपकी तरंग दैर्ध्य होता है उसके लगभग लगभग उसको अप्रोच करता है ये, है ना। जो आपका जो यहाँ पर दिख रहा है ये पासेज आपके पास बहुत ही कम होता है, लगभग लगभग तरंग दैर्ध्य के आकार का। तो अब क्या होता है, जैसे ही लाइट यहाँ से गुजरती है ना, इस संकरित स्लिट से जो लिखा भी हुआ आपके पास, और इसमें जो लाइट जा रही है वो ऐसे जा रही है ना। और इसके जो, अगर लाइट ऐसे जा रही है तो तरंगाग्र कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे, इनके लंबवत, क्योंकि जो दिशा होती है प्रकाश की वो तरंगाग्र के लंबवत होती है। और आपको डायग्राम या सॉरी क्वेश्चन में भी पूछा कि अभिलंब वत इस स्क्रीन पे गिरते हैं, और गिरने के बाद मान लीजिए आपके पास ये है मेन स्क्रीन, वहां पर आपको विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। ये मान लिया आपने क्या कह दी, स्क्रीन है आपके पास इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होता है, एक लेंस रखा होता है, एक और लेंस को बना लेते हैं। इस तरीके से लेंस है आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, जैसे ही आपके पास लाइट कंटिन्यू जा रही है, ठीक है, और जो डिफरेंस होता है कि एक और चीज होती है इसमें, कि जो फ्राउनहोफर है आपके पास, है ना, कि फ्राउनहोफर विवर्तन में जो स्रोत है एस और जो स्क्रीन है पर्दा आपके पास, इनके बीच में काफी ज्यादा दूरी होती है। ठीक है, इनके बीच में काफी ज्यादा दूरी होती है आपके पास। ठीक, अब क्या होगा, जैसे यहाँ से प्रकाश आया, ये बहुत ही कम है, तो प्रकाश क्या करता है, इसके कोनों से मुड़ जाता है ना। और इसको आगे देखते हैं किस तरह से प्रतिरूप होगा, कि मान लिया आपके पास जो प्रकाश जा रहा था, ठीक है, और किस पे गिर गया वो, आपका इस नैरो स्लिट पे गिर गया।
तो यहाँ से जाने के बाद आपके पास मान लीजिए कुछ रेखा है तो आपकी ऐसी है, कुछ सीधी जाएंगी, ठीक है ना। और ये जो लेंस है यानी कि लेंस 2, ठीक है, और इसका फोकस बोल देते हैं अपन f2। तो जो पर्दा यानी कि स्क्रीन है आपके पास, वो इस वाले लेंस से फिर इसकी फोकस दूरी के बराबर रखी जाती है। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आपके पास ये समांतर प्रकाश आएगा, ये क्या होगा, इसके फोकस पे केंद्रित हो जाएगा। जो प्रॉपर्टी है अपने पास प्रकाश की या लेंस की, तो मान लीजिए वो यहाँ पर केंद्रित हो गया और यहाँ पर केंद्रित हो गया, ठीक है। और ये जो सेंटर लाइन थी इसको आगे बढ़ा लेते हैं और आपके पास, ठीक है ना, ये तो ये तो क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है आपके पास, ठीक। और यहाँ से मान लीजिए इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, आवृत्ति मिलेगी नहीं, प्रकाश मिलेगा इसे। लेकिन क्या होता है, प्रकाश ऊपर भी मिलता है और नीचे भी मिलता है। तो वो किस तरीके से होगा कि मान लीजिए कुछ रेखाएं या जो कुछ जो आपके पास प्रकाश की तरंगे है, वो मान लीजिए ऊपर निकल गई इस तरीके से, और किसी नए बिंदु यहाँ पर मिलती है, मान लीजिए इस वाले बिंदु पे मिल रही है, ठीक है। इसको कह देते हैं बिंदु पी, ठीक। तो बिंदु पी पर आपके पास अब क्या नाम है, आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा की बात की जाती है कि मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा, उसकी शर्त बताई जाती है ना। बिंदु पी पर आपके पास आवृत्ति ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, ठीक है। तो जैसे आपके पास यंग डबल स्लिट में होता है कि आपको क्या निकालना होता है, बिंदु पी पर पथांतर निकालना होता है। तो पथांतर निकालने के लिए क्या करते हैं अपन कि यहाँ से एक लंब डालते हैं, किसके ऊपर, इसके ऊपर, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये लंब डाल दिया आपने। और ये आपके पास है क्या, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है आपको ए के बराबर, है ना। तो अब यहाँ पर जो एंगल बनता है आपके पास, वो करिए थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मिलाए अपन इसको एक बार इस तरीके से, ठीक है। तो ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, आपके पास थीटा ही होगा, क्योंकि जो आपके पास शर्त है वो यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब ए की वैल्यू लेमडा के बराबर है, और कह सकते हैं कि बहुत ही छोटे होते हैं। तो आपका प्रकाश लगभग लगभग कैसे चलता हुआ दिखता है, आपको समांतर चलता हुआ दिखता है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए एक रेखा अपन यहाँ से मिलाते हैं, ठीक है, इस तरीके बिंदु पी पर, है ना। तो आपको बताना है कि बिंदु पी पर क्या नाम है, मैक्सिमा होगा यानी कि उच्चिष्ट होगा, निम्निष्ट होगा, और एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, और आपके पास ये बहुत ही छोटे होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर कि बिंदु पी के लिए, इसके लिए पी के लिए गणना करते हैं कि यहाँ पर आपके पास उच्चिष्ट मिलेगा, निम्निष्ट। केंद्र पे तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा उच्चिष्ट ही मिलेगा, जिसको भी केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं या सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं ना। तो बिंदु पी की बात कर लेते हैं, बिंदु पी पर क्या होगा, ठीक है क्या, बिंदु पी पर। तो ये आपको इसका जो इधर वाला डायग्राम है ये दिख रहा है, थोड़ा क्लियरिटी से बना हुआ है इससे, है ना, इसलिए इसको देखते हैं अपन। ये आपके पास क्या होगी, स्लिट होगी। यहाँ पे दूरी डी ले रखी है, अपन ने क्या ली थी, ए ली थी, तो इसको हटा के आप क्या लिख दो, ए लिख दो, ठीक है ना। आप चाहे तो ऐसे तो डी के लिए भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आपका जो स्टार्टिंग में अपने ले रखा है उसी को मान के चलते हैं कि आपके पास ये कितना है, ए है, ठीक है। डी की जगह आपके पास क्या है, ए, ठीक है ना। और ये प्रकाश लंबवत आ रहा है, ठीक। तो बिंदु पी पर कि मान लीजिए पहले किसकी बात कर लेते हैं, निम्निष्ट की बात कर लेते हैं कि मिनिमा की बात कर लेते हैं। तो आपके जो निम्निष्ट बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। निम्निष्ट की बात कर लेते हैं कि भाई बिंदु पी पर निम्निष्ट बनेगा या उच्चिष्ट बनेगा। तो एक और चीज इसमें समझाने वाली इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास प्रतिरूप है, आपको इस प्रतिरूप को एक्सप्लेन करना है ना। जैसे YDAC में तो अपने पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, तो इस तरीके से काम होता है। लेकिन यहाँ पर प्रतिरूप है आपके पास, यानी कि स्क्रीन पर रिजल्ट है, तो उस रिजल्ट को समझाना है। तो मान लीजिए बिंदु पी पर उच्चिष्ट बनेगा, निम्निष्ट बनेगा, उसके लिए क्या अज्यूम करते हैं अपन कि आपके पास जो पथांतर आता है, ये जो पथांतर दिखेगा आपको, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, अगर ये दूरी ए है तो ये क्या होती है आपके पास, ए साइन थीटा। तो ये ए साइन थीटा क्या हो गया, आपका पथांतर हो गया, है ना। तो निम्निष्ट की बात कर लेते हैं। तो आपके पास निम्निष्ट के लिए क्या शर्त होती है कि अगर आपका पथांतर डेल्टा एक्स जिसको कहते हैं, क्या होगा, अगर ए साइन थीटा जो यह दिख रहा है आप लोग, ए साइन थीटा, ठीक है। मान लिया ये अपने लेमडा है, ठीक है, यहाँ पर मान के चलते हैं। और कौन से निम्निष्ट की बात करते हैं, प्रथम निम्निष्ट की, है ना। तो प्रथम निम्निष्ट की बात करें तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो गया, ए साइन थीटा। तो यहाँ से आपके पास अब देखो
कैसे समझाएं कि यहाँ पर देख लेते डायग्राम में। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास बिंदु P पर प्रथम निम्निष्ट बनता है, इसको प्रथम द्वितीय निम्निष्ट कहते हैं। तो यहाँ देखो, अब आप मान लो आपके पास जो स्क्रीन है इसके दो बराबर हिस्से कर लिया आपने। तो यहाँ पर अगर ये जो आपके पास तरंग दे रही है कितनी, लेमडा है, क्या मान रखिए लेमडा, है ना, यानी कि पथांतर कितना है, लेमडा है, ये जो दिख रहा है आपको। तो अगर ये आपके पास क्या है, सिमेट्रिक है यानी कि सममित है, तो ये लेमडा होगा तो ये लेमडा बटे दो होगा और ये जीरो होगा, है ना। ये जीरो होगा, इस यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु पे लेमडा बटे दो, है ना, यहाँ लिख देते हैं लेमडा बटे दो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा आपके पास। तो पहले निम्निष्ट के लिए क्या किया आपने, स्क्रीन को जो दिख रही है आपको, या स्लिट को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दिया। तो यहाँ पर और यहाँ पर देखोगे दोनों के बीच में जो पथांतर दिख रहा है आपको, वो कितना दिख रहा है, लेमडा का। ये जो तीर दिख रही है आपके पास, सॉरी, लेमडा बटे दो का, है ना। इसके और इसके बीच में कितना है, लेमडा बटे दो। उसी तरह से इसके और इसके बीच में अपने पास कितना हो, लेमडा बटे दो का ही होगा, है ना, पथांतर। ठीक है, तो अब देखो, क्योंकि यहाँ जीरो है, यहाँ लेमडा बटे दो, माइनस करोगे तो लेमडा बटे दो, यहाँ पर लेमडा बटे दो, यहाँ पे लेमडा, माइनस करोगे तो लेमडा बटे दो। यानी कि इस वाले पार्ट में जितने भी कण होंगे, है ना, इस वाले पार्ट में जितने भी कण होंगे, वैसे ही कण आपको इस वाले पार्ट में मिलेंगे, है ना। और इन दोनों के बीच में हमेशा ही कितने का पथांतर रहेगा, आप चाहते हो यहाँ से यहाँ माइनस करोगे तब भी लेमडा बाई टू, यहाँ से यहाँ करोगे तब भी लेमडा बाई टू, यहाँ से यहाँ करोगे तब भी लेमडा बाई टू। यानी कि जितने भी कण हैं यहाँ पर उतने कण यहाँ पर होंगे। तो अगर वो दोनों बिंदु पी पर मिलते हैं जाके आगे, तो हमेशा ही क्या होगा, लेमडा बटे दो। किसकी कंडीशन होती है आपके पास, पथांतर अगर लेमडा बटे दो होता है तो आपका वहां पे क्या मिलता है, निम्निष्ट मिलता है। ठीक है, तो यानी कि ए साइन थीटा होगा आपके पास। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा बराबर लेमडा बटे ए। ठीक है, तो जो आपके पास प्रथम निम्निष्ट बनेगा उसकी कंडीशन ये है। अब मान लीजिए आपके पास द्वितीय निम्निष्ट बनाना चाहते हो आप, है ना, द्वितीय निम्निष्ट बनाना है, तो आपके पास मान लीजिए अ, आपके पास डेल्टा एक्स यानी कि पथांतर, ये ले लिया अपन ने, ए साइन थीटा बराबर दो लेमडा, है ना, टू लेमडा। ठीक है, अगर द्वितीय निम्निष्ठ की बात करें तो आपके पास जो पथांतर है वो कितना ले लिया आपने, टू लेमडा के बराबर। अब टू लेमडा से क्या होगा, देखो एक बार डायग्राम बना लेते हैं ना, एक और बना लेते हैं ताकि समझ आए, और वही बनाएंगे जो आपके पास काम की चीज है। मान लीजिए आपके पास ये क्या थी, स्लिट है ना, जिसकी विड्थ कितनी है, और यहाँ से मान लीजिए आपके पास समांतर रेखाएं निकल रही है इस तरीके से। और इस पर मान लीजिए लंब डाले अपन, ये इस तरीके से कुछ दिख रहा है अब आपको। ठीक है, अब इसको समझते ही क्या है, वही एंगल आपका कितना रहेगा, थीटा रहेगा ना। अब आपके पास मान लीजिए द्वितीय निम्निष्ठ बनाना चाहते हो, तो आपने इस बार जो स्क्रीन है यानी कि जो आपके पास स्लिट के बीच की दूरी है, उसको क्या करते हैं, बराबर चार भागों में बांटे, एक दो तीन चार, है ना। और यहाँ पे पथांतर कितना है, टू लेमडा। ठीक है क्या, यहाँ पे कितना है, जीरो। तो चार बराबर हिस्से करोगे, आपका जीरो लेमडा बटे दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये लेमडा बटे दो। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, लेमडा, और ये थ्री लेमडा बटे दो। ठीक है, और ये कितना हो गया, टू लेमडा। ठीक, तो अब देखो यहाँ से यहाँ पर जितने भी कण होंगे वैसे कण यहाँ पर भी होंगे, वैसे कण यहाँ पर भी होंगे, वैसे कण यहाँ पर भी होंगे। हर कण के बीच में वापस पथांतर कितना आ रहा है आपके पास, लेमडा बटे दो का, है ना। कितने का रहा है, लेमडा बटे दो का। आप जो कण यहाँ पर होगा उसके सापेक्ष यहाँ पर भी मिलेगा, वैसे ही कण यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा। तो आप वापस क्या देख रहे हो, हमेशा कितने का पथांतर मिल रहा है आपको, लेमडा बटे दो का पथांतर मिल रहा है। और ये जब बिंदु आगे जाके मिलेंगे बिंदु पी पर, तो वापस क्या होगा आपके पास, निम्निष्ठ होगा। यानी कि जो दूसरा निम्निष्ठ बनेगा उसके लिए साइन थीटा हो जाएगा आपके पास, वो कितना हो जाएगा, टू लेमडा बटे ए। ठीक है ना, टू लेमडा बटे ए, ये हो गया आपके पास साइन थीटा, है ना, टू लेमडा बटे ए। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अगर मान लीजिए और थीटा आपका बहुत छोटा है, तो आप थीटा बराबर लेमडा बाई ए लिख सकते हैं, यहाँ पर भी टू लेमडा बटे ए लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको nth मिनिमा बनाना है, यानी कि कितने हो सकते हैं, तो अपन डायरेक्ट मान लीजिए nth के लिए कैलकुलेशन करते हैं कि जो लास्ट मिनिमा होगा आपके पास, nth की बात करें, उसके लिए जो पथांतर है, ठीक है, मान लीजिए आपने डेल्टा एक्स बराबर जो कि आ रहा है आपके पास, ए साइन थीटा, ए
साइन थीटा बराबर एन लेमडा, ठीक है ना। जहां पर एन क्या होगा आपके पास, इवन नंबर होंगे, ठीक है। जैसे आपके पास वहां पर क्या था, ये आपके पास, ये आप बोल दे कि जो YDAC होता है यंग डबल स्लिट, उसमें ये कंडीशन थी मैक्सिमा की यानी कि उच्चिष्ट की, पर यहाँ पर कंडीशन किसकी आ रही है, निम्निष्ठ की आ रही है। और ध्यान रखना जब भी निम्निष्ठ की बात होगी, आप हमेशा इसको इवन नंबर वाले यानी कि 2 4 6 इस तरीके से क्या करोगे, इस तरीके से आप इनको क्या करते रहोगे, तोड़ते रहोगे, है ना। जो आपके पास ए था पूरा, पहले यहाँ पर कितने हिस्सों में तोड़ा, 2 में। अब मान लो आपको द्वितीय बनाता तो कितने हिस्सों में तोड़ दिया इसको, 4 हिस्सों में तोड़ दिया। मान लो तृतीय बनाते तो कितने में तोड़ देते इसको, 6 में। इस तरह से यानी कि जब निम्निष्ठ है उसके लिए आपके पास हमेशा इवन नंबर के यानी कि सम संख्याओं के रूप में टुकड़े करते हैं, ठीक है क्या। तो ये कंडीशन होगी जनरल कंडीशन कि आपके पास कितने मिनिमा बनेंगे और कितने मैक्सिमा बनेंगे, आप वैल्यू पुट करते रहिए। जैसे तीसरा होता तो एन की वैल्यू 3 लिख दे, 3 लेमडा आता, तो 3 लेमडा आता तो आप इसको कितने नंबर में तोड़ते, 6 बराबर हिस्सों में तोड़ते हैं ना। तो इसकी कुछ बेसिक है आपके पास ये निम्निष्ठ की। अब मान लो उच्चिष्ट की बात करते हैं, तो उच्चिष्ट कैसे बनते हैं और कहाँ बनते हैं, है ना। उच्चिष्ट के बारे में देखें, आपके पास की जो केंद्र है ना, वो तो आपका हमेशा उच्चिष्ट रहेगा ही, क्योंकि वहां पर जितने भी आपके पास कण होंगे और आपस में मिल रहे हैं, है ना, वो क्या रहेंगे, हमेशा ही बराबर दूरी चलेंगे। जैसे मान लीजिए इन दोनों की बात करता हूँ, मैं यहाँ से आया और एक यहाँ से आया, हमेशा ही बराबर दूरी चलेंगे, तो इनका पथांतर तो यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा हमेशा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, केंद्रीय उच्चिष्ट, जिसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, CM से लिख देते हैं ना, यानी केंद्रीय उच्चिष्ट। अब मान लीजिए आपके पास केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद बिंदु P पर आपको क्या चाहिए, प्रथम उच्चिष्ट चाहिए। तो यहाँ पर जो पथांतर था आपके पास वो डी साइन थीटा ही है ना? कितना था, डी साइन थीटा। लेकिन इस बार मान लीजिए आपने इसको ले लिया 3 लेमडा बटे 2, कितना ले लिया, 3 लेमडा बटे 2। अब जब 3 लेमडा बटे 2 लोगे और स्क्रीन को यानी कि जो चौड़ाई स्लिट है इसको कितने बराबर हिस्सों में तोड़ोगे, इसके लिए भी एक डायग्राम बना लेते हैं, एक सिंपल। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से और यहाँ से समांतर रेखाएं निकल रही है। इस तरीके से समांतर रेखाएं निकल गई आपके पास, और एक लंब डाल दिया यहाँ पर। अब देखो आपने जो पथांतर आ रहा है वो कितना माना है, 3 लेमडा बटे 2, यानी कि डेल्टा एक्स का मान कितना आपके पास, 3 लेमडा बटे 2, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं अपन उचिष्ट के लिए, कि जो आपके पास स्लिट की चौड़ाई थी है ना, बहुत ही सक्रिय हालांकि, इसको 3 बराबर हिस्सों में तोड़ लिया, 1 2 और 3। तो पथांतर यहाँ कितना आएगा, 3 लेमडा बटे 2, है ना। यहाँ पे 0 है सही, ठीक है। यहाँ पर लेमडा बटे 2, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 0 है सही आपके पास, है ना, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, लेमडा बटे 2, ठीक। ये आपके पास कितना हो जाएगा, लेमडा, और ये कितना हो जाएगा, 3 लेमडा बटे 2। अब क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई कण है, वैसा ही कण आपको यहाँ पर भी मिलेगा और वैसा ही कण आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो हमेशा ही जो इनके पीछे पथांतर आ रहा है, 0 लेमडा बटे 2, ये कितना है, लेमडा बटे 2, है ना आपके पास। और ये कितना लेमडा है, और ये कितना, 3 लेमडा बटे 2, ठीक है। ये जो दूरी दे रखी है, सिमेट्री के ध्यान रखना, इसलिए होता है ऐसा। और ये बहुत ही पास पास होती है, समझाने के लिए केवल बना रखी है दूर दूर, क्योंकि आपका जो ए होता है चौड़ाई, मैंने कहा बहुत ही कम होती है पहले से ही, ठीक। तो यहाँ पर जो कण होगा वैसा ही कण यहाँ पर भी होगा, वैसा ही कण यहाँ पर होगा। इस कण के बीच में और इस कण के बीच में हमेशा पथांतर कितना रहेगा, लेमडा बटे 2 का रहेगा। तो यानी कि यहाँ से जो भी कण जाएंगे और बिंदु पी पर मिलेंगे, तो उनके पीछे पथांतर कितना, लेमडा बटे 2 का, यानी कि वो आपको निम्निष्ठ की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो निम्निष्ठ दे देगा। पर एक अकेला जो बचा आपके पास, लेमडा बटे 2 का पथांतर का, ये बिंदु पी पर मिलेगा तो कुछ ना कुछ प्रकाश देगा आपको, यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, उचिष्ट मिलेगा। और दूसरी बात कि देखो यहाँ पर आपके पास हो क्या रहा है, कि जो आवृत्ति, अब जितने कण मिल रहे थे, अब क्या होंगे, दो ने तो क्या कर दिया, यहाँ से और यहाँ से निम्निष्ठ दे दिया, तो अकेला रहेगा तो ये आपको कम, थोड़ी कम आवृत्ति देगा, या कम लाइट देगा। इसलिए क्या होता है कि आपके पास जैसे जैसे आप सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते हो तो ये दिख रहा है, तो लाइट की तीव्रता वो कम होती रहती है। जैसे डायग्राम दिख रहा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा आपके पास, है ना, ये कम होती रहती है, देखोगे आप जाके ये कम होगी इससे। तो क्यों कम होती है, क्योंकि आपके पास कण है वो अब कम मिल रहे हैं वहां पर, ठीक है। अगर ये किसकी बात है, कि प्रथम उच्चिष्ट की बात होगी, उसी तरह से मान लीजिए आप द्वितीय उच्चिष्ट की बात करते हैं, है ना। तो उस केस में आपके पास जो डेल्टा एक्स होता है, यानी कि डी साइन थीटा, सॉरी क्या ले रखा अपन ने, ए ले रखा है, इसका ध्यान रखिए, सॉरी ये कितना, ए ले रखा अपन ने, ठीक है क्या।
ए साइन थीटा, ए साइन, यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, ए साइन थीटा जो है इसी, ए साइन थीटा। अभी किसके बराबर ले लोगे आप, 5 लैम्डा/2 के। ध्यान रखना यहाँ पर अपन जो विवर्तन आ रहा है उसको समझा रहे हैं कि किस तरह से बना होगा, है ना। तो इसकी जो वाईडेसिक में तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाती है, वहां से पता लगता है, लेकिन यहाँ पे विवर्तन है, प्रतिरूप है, उसको हाइगन की थ्योरी से समझा रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर जब आप ए साइन थीटा बराबर 5 लैम्डा/2 लोगे, तो स्क्रीन के कितने हिस्से करोगे इस बार, 5 बराबर हिस्से करोगे। तो 5 बराबर हिस्से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले 0, फिर लैम्डा/2, है ना, फिर मिलेगा आपको लैम्डा, फिर लैम्डा/2, है ना, फिर लैम्डा/2 ऐड करोगे तो वापस मिलेगा 2 लैम्डा, और फिर लैम्डा/2 ऐड करोगे तो लैम्डा बटे सॉरी 5 लैम्डा/2, इस तरीके से आपको ये मिलते रहेंगे। तो अब देखो यहाँ से यहाँ के बीच में जो कण होगा वैसा ही कण यहाँ पर होगा, वैसा ही कण यहाँ पर, वैसा ही कण इन दोनों के बीच में, और वैसे ही इन दोनों के बीच में। तो दो दो कण है यहाँ पर, यानी कि आप 5 जैसे 3 में लिए थे अपन, उस तरह से 5 करते हैं, तो आपको भी हमेशा क्या मिलता है, लैम्डा/2 का पथांतर मिलता है। तो दो कण जिनके बीच में लैम्डा/2, 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 और इन दोनों के बीच में लैम्डा/2, ये बिंदु पी पर मिलते हैं। तो लैम्डा/2 कंडीशन होती है निम्निष्ठ की, तो आपको निम्निष्ठ मिल जाता। लेकिन अकेला यहाँ पर जो कण बचा वो लैम्डा/2 का तरंग दैर्ध्य लेकर बिंदु पी पर जाएगा और आपको लाइट शो कर देगा, ठीक है। पर उसकी इंटेंसिटी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आप उस पहले वाले से कम कण वहां जाके मिल रहे हैं। तो ये होगी द्वितीय निम्निष्ठ की। इस तरह से मैं जनरल एनएच के लिए लिखना चाहूँ यहाँ पर भी, जैसे उसमें लिख सकते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी लिखते हैं अपन एनएच के लिए। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा एनएच के लिए, ए साइन थीटा इक्वल टू 2n 2n+1 लैम्डा/2, ठीक है। जो ये वाईडीएसी में आपके पास किसकी कंडीशन थी, निम्निष्ठ की, पर यहाँ पर किसकी आ रही, उच्चिष्ठ की आ रही। अब एन की वैल्यू क्या रखो आप, 1 रखो, तो 3/λ2, और तोड़ोगे कितने हिस्सों में, 3 बराबर हिस्सों में। एन की वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो 5 लैम्डा/2, तो तोड़ोगे भी कितने, 5 हिस्सों में। इस तरीके से क्या होता है आपके पास, तो ये nth आपके पास क्या आ गया, उचिष्ट आ गया। तो ये आपके पास इस तरीके से क्या कह सकते हो, जर्नल, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद जो भी उच्चिष्ट मिलेंगे आपको वो इतने एंगल पर मिलते रहेंगे। ये जो एंगल दे रखा है इस पर मिलते रहेंगे। और जनरलाइज करें इसको थोड़ा सा, तो आपके पास एनएच के लिए लिखे तो सिंपल ये हो जाएगा। और अगर निम्निष्ठ की बात करते हैं, है ना, तो आपके पास ये हो जाता है, ठीक है। तो ये जनरल आपके पास जो विवर्तन मिल रहा है उसको समझाया है, ध्यान रखिए इस चीज का। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।